ओम शांति। आज हमारे बीच हमारे विशेष निमंत्रण पर बॉम्बे से हमारे स्वामीनाथन भाई जी पधारे हैं। स्वामीनाथन भाई जी, आपका इस आरसीएम ग्रुप की सभा में हम सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कालीकट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त भ्राता स्वामीनाथन जी यूथ के बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हैं। आप ब्रह्मा कुमारी से पिछले 12 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपने देश विदेश में अनेक विषयों पर जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट एंड पॉजिटिव थिंकिंग, लिविंग लाइफ लविंगली आदि विषयों पर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स और कॉरपोरेट सेक्टर्स में अपने विभिन्न सेमिनार्स और वर्कशॉप आयोजित किए हैं। आपकी ये विशेषता है कि आप बहुत ही रमणीकता एवं सरल भाषा में अपने लेक्चर्स देते हैं। विशेष कॉलेजेस में दिए हुए आपके लेक्चर्स ने अनेक युवाओं को अपना फ्यूचर ब्राइट बनाने में शिक्षा दी। तो मैं अनुरोध करती हूँ भ्राता स्वामीनाथन जी से कि वे आज हमें टोटल क्वालिटी पर्सनैलिटी विषय पर अपनी मार्ग प्रदर्शना दें। भ्राता स्वामीनाथन जी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। इट्स माय प्रिविलेज एंड माय प्लेजर टू डिस्कस विद अ वेरी वंडरफुल इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ आरसीएम। आप सभी से आज सुबह मिलकर बहुत बहुत आनंद अनुभव हो रहा है और विशेष तौर पर आज हम एक बहुत सुंदर विषय पर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। And the topic for today's discussion, friends, is total quality personality. यहाँ पे 3 शब्द हैं, एक है total, दूसरा है quality और तीसरा है personality। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द total के साथ जो जुड़ा हुआ शब्द है वो है quality। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, एक ऐसा कौन सा देश है विच इज वेरी वेरी क्वालिटी कॉन्शियस? कौन सा देश है? अरे परफेक्टली राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, गुड, जापान। तो हम जापान को लेकर स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ, अ जापानीज टूरिस्ट केम टू इंडिया फॉर साइट सीइंग। वो भारत दर्शन के लिए निकला। सारा भारत देखने के बाद ऑन द लास्ट लेग ऑफ द जर्नी ही केम टू मुंबई फॉर मुंबई दर्शन। सारा मुंबई देखने के बाद जापानीज टूरिस्ट वांटेड टू गो बैक टू जापान। तो एयरपोर्ट जाना था, तो उन्होंने टैक्सी को बुलाया और टैक्सी में बैठे और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दी, प्लीज टेक मी टू द एयरपोर्ट, मुझे एयरपोर्ट लेकर जाइए। और हमारे टैक्सी ड्राइवर कौन थे? वेरी एंथुसियास्टिक सरदार जी ड्राइवर। तो वो टैक्सी को चलाने लगे। कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक होंडा कार बहुत स्पीड से आई, टैक्सी को ओवरटेक करके निकल गई। तो जापानीज टूरिस्ट वाज वेरी एक्साइटेड। उन्होंने अपना सर विंडो के बाहर निकाला और कहा, होंडा वेरी फास्ट, व्हाट अ गुड क्वालिटी, मेड इन जापान। तो हमारे सरदार जी ड्राइवर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन बिल्कुल कूल थे, काम थे, बिल्कुल रिएक्ट नहीं किए। कुछ समय के बाद क्या हुआ, मित्सुबिशी गाड़ी बहुत स्पीड से आई, टैक्सी को ओवरटेक करके निकल गई। एज यूजुअल द जापानीज टूरिस्ट वाज वेरी एक्साइटेड। He popped his head out of the window and said, Mitsubishi, very fast, what a good quality, made in Japan. फिर भी हमारे सरदार जी ड्राइवर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन शांत रहे। कुछ समय के बाद टोयोटा कार बहुत स्पीड से आई, टैक्सी को ओवरटेक करके निकल गई। As usual, the statement made by the Japanese tourist was, Toyota, very fast, what a good quality, made in Japan. और ये सिलसिला चलता रहा। हमारे सरदार जी ड्राइवर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन रिएक्ट नहीं किए। कुछ समय के बाद जब टैक्सी एयरपोर्ट पर पहुंची, तो जापानीज टूरिस्ट उतरे और हमारे सरदार जी ड्राइवर भी उतरे। तो जापानीज टूरिस्ट ने पूछा, टेल मी व्हाट इज द फेयर, कितना भाड़ा हुआ? तो हमारे सरदार जी ड्राइवर ने कहा, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। जापानीज टूरिस्ट वाज वेरी सरप्राइज्ड, 10,000 रुपए, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो हमारे इंटेलिजेंट सरदार जी ड्राइवर ने क्या किया, अपना हाथ मीटर पर रखा और कहा, मीटर वेरी फास्ट, व्हाट अ गुड क्वालिटी, मेड इन इंडिया। ओके, यस फ्रेंड्स, वी आर स्पीकिंग अबाउट क्वालिटी, है ना। और आजकल का जो जमाना है ना, इट्स अ फास्ट मैकेनिज्म।
जहां देखो लोग बहुत फास्ट, कोई भी एक्टिविटी है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। भोजन भी देखो तो फास्ट फूड मैकेनिज्म है, सब जगह फास्ट हो रहा है ना। लाइफ हैज बिकम वेरी वेरी फास्ट। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम ये फास्ट, स्पीड, एक्यूरेसी की बात करते हैं तो हमें ये चेक करना चाहिए कि उसमें क्वालिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। सो दे से अगर आजकल के जमाने में अगर हमें किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, वी हैव टू बी क्वालिटी कॉन्शियस। चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज वी ऑट टू मेंटेन क्वालिटी। व्हाई? Because of some particular reason which we need to understand. Now, they say friends, quality is remembered forever. है ना? आपको याद होगा करीब 15-20 वर्ष पहले अगर हमें कोई प्रोडक्ट खरीदनी थी तो हमारे पास इतने चॉइस नहीं थे, बस 1-2 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट थे वो हमको खरीदना होता था। लेकिन आज कस्टमर के पास बहुत सारे चॉइस है, और जब कस्टमर के पास बहुत सारे चॉइस हैं, अगर हमने उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिए, क्वालिटी सर्विस दिए, तो फायदा क्या होता है? इट इज रिमेंबर्ड फॉर एवर। एक प्रोडक्ट अच्छी लगी, वो ऑटोमेटिकली जाकर 10 जन को जाकर बताएगा। देयरफॉर दे से क्वालिटी इज रिमेंबर्ड फॉर एवर। नाउ व्हाट डज टोटल क्वालिटी मींस? टोटल क्वालिटी इंप्लाइज नथिंग इग्नोर्ड। और ये कंसेप्ट स्टार्ट हुई विच इज कॉल्ड एज TQM फ्रॉम जापान, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब जापान में ये स्टडी किया गया कि जब वो प्रोडक्ट बनाकर जब कस्टमर को देते थे तो उनकी क्वालिटी को चेक करते थे, तो काफी बार ये देखा गया कि जो क्वालिटी था ना, उसकी जो एरर काफी थी, देयर वाज सो मच ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर कंसेप्ट स्टार्ट किया विच दे कॉल इट एज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जहां पर जापानीज ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रोडक्शन के हर एक स्टेज में क्वालिटी को चेक किए, और अगर कोई भिन्नता है, एरर है, तो उसको वहां प्लग करते थे, और the final product which was given to the customer was very very close to quality standards. So total quality implies nothing ignored. अर्थात जब एक कस्टमर एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो एवरी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है उनका इंट्रैक्शन कैसा है, प्रोडक्ट के अलावा एम्प्लॉयज कैसे हैं, इट ऑटोमेटिकली डिफाइंस एवरी डिपार्टमेंट देयर। विल ए फोस्टर एक बहुत अच्छी बात बताते हैं जब वो कहते हैं क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज अ रिजल्ट ऑफ high intention, sincere effort, intelligent direction, and skillful execution. Okay? Quality is never an accident. Now, quality begins with the self. देखिए फ्रेंड्स, सोचने की बात यह है कि आजकल हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कितना कॉन्शियस होते हैं, लेकिन समझना यह जरूरी है कि अगर व्यक्ति क्वालिटी कॉन्शियस होगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट भी क्वालिटी कॉन्शियस हो जाएंगे। So quality always begins with the self. Okay? Now, they say, now we are speaking about personality. What do you mean by personality? Very simple definition, the ability of a person. Personality, person plus ability. एक कला, that is what is called as personality. For example, friends, हम रास्ते पर बहुत सारे लोग चलते हुए हम देखते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति रस्सी पर चलता है ना, तो आप उसको देखने लगते हो, यार that is something unique, because that's an ability. जब हम अकेले घर में होते हैं तो हमको गीत गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब लता मंगेशकर स्टेज पर आकर गीत गाते हैं तो लोग वाह वाह करने लगते हैं। बॉम्बे में बिल्डिंग के नीचे बच्चों को ना क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर बल्ला लेकर क्रिकेट के मैदान पर जाता है तो हजारों लोगों के निगाहें उन पर टिक जाते हैं, बिकॉज दैट्स एन एबिलिटी, वो एक कला है। उसी तरह फ्रेंड्स, जीवन तो सभी लोग जी रहे हैं, चाहे बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, लोग तो जी रहे हैं, लेकिन हमें आज इंट्रोस्पेक्ट करना है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माय ओन लाइफ। मेरे जीवन की क्वालिटी कैसी है, और अगर उसमें कुछ एरर है तो कैन आई प्लग दोस एरर्स, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज मैं आपको 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, 4 एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी को टच कर रहा हूं, जिसको आज हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। नंबर 1 इज क्वालिटी ऑफ हेल्थ, Number 2 is quality of intellect. Number 3 is quality of action. And number 4 is quality of vision. Friends, आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो हमारी क्वालिटी लाइफ से बहुत दूर हो चुकी है, जिसके कारण आज हमारे समाज में बहुत प्रकार के रोग आ गए हैं। So many types of diseases, right? Mainly related to stress related diseases, etc. etc. और इसके कारण
जो आज हम सभी एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे, एक ऐसा डिजीज जिसको हम कहते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक। फ्रेंड्स, करीब 15-20 वर्ष पहले अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होना है तो उसकी कुछ एक क्राइटेरियाज थे। नंबर 1, ही और शी शुड बी 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। नंबर 2, थोड़ा मोटापा होना चाहिए। और नंबर 3, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तब वो व्यक्ति इज एलिजिबल फॉर अ हार्ट अटैक। लेकिन आज ये देखा गया कि एनी पर्सन अबाउ द एज ऑफ 10 ईयर्स कैन सफर अ सीवियर हार्ट अटैक। क्यों? कारण ये है कि हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है ना, क्वालिटी लाइफस्टाइल तो बहुत दूर हो गई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया है, राइट? तो अगर किसी व्यक्ति को हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, आर्टरीज ब्लॉक हैं, तो यू गो टू अ डॉक्टर, तो डॉक्टर वुड प्रिस्क्राइब बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी। लेकिन बाईपास सर्जरी इसमें क्या करते हैं, हमारे शरीर के और कहीं वेन, कोई सा वेन को लेकर एक बाईपास चैनल दे देते हैं ताकि द ब्लड एंड द ऑक्सीजन कैन फ्लो फ्रॉम दैट बाईपास चैनल। लेकिन देखा यह गया है कि अगर हमारी जीवन शैली अगर परिवर्तन नहीं हुई तो कुछ समय के बाद जो बाईपास चैनल है वो भी ब्लॉक कर देती है। सो दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। व्हाट इज अ परमानेंट सॉल्यूशन? परमानेंट सॉल्यूशन है कि हम अपने जीवन शैली को परिवर्तन करें। वी हैव टू मेक आवर लाइफस्टाइल क्वालिटी कॉन्शियस, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें मेडिटेशन प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फ्रेंड्स, पिछले 2 दिन से आपको मेडिटेशन के बारे में बहुत ज्यादा बताया जा रहा होगा, और काफी भाई बहन यहां बैठकर सोचते भी होंगे, इस मेडिटेशन सो इंपॉर्टेंट? क्या ब्रह्मा कुमारी बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही मेडिटेशन पर? फ्रेंड्स, हमें बहुत खुशी होती है कि हम एक बहुत सुंदर रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और वो रिसर्च प्रोजेक्ट में हमने ये पाया है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन दिस आर्टरीज ब्लॉक जो हुई है, इट ऑटोमेटिकली गेट्स ओपनड अप। जब मैं ये बोलता हूं, आप में से कितने भाई बहन इस बात को विश्वास करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन विश्वास करने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत वंडरफुल पर्सनालिटी को सामने लेकर आने वाला हूं। और जिस पर्सनालिटी को अगर आप देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि यस, व्हाट आई एम टेलिंग इज परफेक्टली राइट। जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। अच्छा, बाय द वे, आप गेस कर सकते हैं वो पर्सनालिटी कौन होंगे? जस्ट गेस इट आउट। अच्छा, श्री धीरूभाई अंबानी जी। और कौन? अच्छा, गुड, गांधी जी। और माय गॉड, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस है, गुड, जस्ट चेक आउट। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट है, हम देखते हैं कौन सी पर्सनालिटी को हम आपको सामने लेकर आ रहे हैं। अच्छा, गुड। He's the Honorable President of India, His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam ji. Just hold on for 1 minute. Okay. Okay. Now, Dr. Kalam साहब जो हैं, हमें बहुत खुशी होती है बताते हुए, is very closely associated with the Brahma Kumaris movement, right when he was the director of DRDO. DRDO stands for Defense Research Development Organization. और जब डॉक्टर कलाम DRDO के डायरेक्टर थे, ओके, तब से हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जहां पे ये रिसर्च प्रोग्राम था, जहां पे हमने ये पाया कि थ्रू मेडिटेशन क्या हमारे आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो सकते हैं। एंड दिस इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एड्रेसिंग द इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, जो हमारे इसी कैंपस में ऑर्गेनाइज किया गया था पिछले साल, जहां पे देश विदेश के बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट यहां पर आए थे। और उन्होंने, डॉक्टर कलाम ने अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा ये समझाने की कोशिश की कि कैसे मेडिटेशन के द्वारा आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो सकते हैं थ्रू अ हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम, राइट? आई रियली अप्रिशिएट दिस जेंटलमैन बिकॉज ही इज अ टेक्नोक्रेट, एक इंजीनियर हैं, एंड डॉक्टर कलाम हैज गॉट मोर देन 30 PhD डिग्रीज टू हिज क्रेडिट। तो अगर हमें डॉक्टर कलाम को एड्रेस करना होगा तो कैसे करना होगा? डॉक्टर 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 30 बार बोलना पड़ेगा, एंड देन डॉक्टर कलाम मीन्स ही इज एन इंटेलेक्चुअल। अगर वो कुछ बोलते हैं तो उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। जस्ट आप डॉक्टर कलाम को सुनिए, ताकि जो फिर मैं बोलने वाला हूं, जो भी ये बोल रहे हैं, उसी के आधार पर आज का मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, सो यू विल बी मोर कन्विंस्ड इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक।
Dr. Chopra. What's happening? His Excellency, President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, we welcome you on the occasion of inaugural function of World Congress on Clinical and Preventive Cardiology at Abu Road, Shantivan. शांतिवन हमारे नीचे का कैंपस है, आप We are जाते very वक्त जरूर grateful to वो you, कैंपस sir, को देखना. being with us this evening and addressing all the delegates who have come from different parts of India and the flag hosting. We also have Dadi Ratan Moini. She is sitting just next to the minister. She is waving you. We also have Nirvair Bhai, the Secretary General. W. Salvamurthy needs no introduction. He is a patron of our conference and the key man of this meeting today, sir. We have with us Dr. S.C. Manchanda, who is representing Dr. S.C. Manchanda. Can you just wave from there? People on the dais, and we have a huge audience. Can you just show the audience to His Excellency? And I'm sure everybody is waving to you, sir. They are all the faculty from India and abroad, as well as Dilwalas. We'd like to hear from you, sir. Friends, I am indeed very happy to meet you all. Thank you, Chopraji, for the beautiful introduction. What you have given. You can hear me, all of you? सभी सुन पा रहे हैं ना? Yes? Okay. Now, first, before starting, I want to locate who are the Dilwalas there. Dilwalas, please lift your hand, Dilwalas. पहला क्वेश्चन डॉक्टर कलाम ऑडियंस से पूछते हैं कि ऑडियंस में कौन है जो दिल वाले हैं? सभी के दिल हैं? हाँ, और ग्रेट. डॉक्टर कलाम दिल वाले उनको रेफर कर रहे हैं जिनके हार्ट में प्रॉब्लम थे, उन्होंने ये लाइफस्टाइल प्रोग्राम अटेंड किया और जिनके आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो गए. डॉक्टर कलाम साहब उनको दिल वालों के रूप में रेफर कर रहे हैं. Dilwalas, lift your hand, Dilwalas. Oh, beautiful. Very nice to meet all of you who have got beautiful heart. God bless you. I am indeed delighted to participate in the inauguration. Already morning you have done every job, but I will do the inauguration of the World Congress on the clinical and preventive cardiology taking place in Shantivan, Abu Road. I have visited Abu Road, Shantivan number of times. I know the divine environment what exists there. फ्रेंड्स, मैं ये पूरा आपको नहीं दिखा रहा हूँ. अगर आपको ये कैसेट चाहिए, ये सीडी चाहिए, तो हमारे कैसेट लाइब्रेरी सब ज़रूर देख लेना, जहाँ पे डॉक्टर कलाम ने 30 मिनट के पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है विद एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशन कि कैसे एक व्यक्ति पहले यहाँ पर आया था तो कितने आर्टरीज ब्लॉक थे, और 8 महीने के ये लाइफस्टाइल प्रोग्राम देने के बाद वो कैसे आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो गए. वो आप ज़रूर ये सीडी ज़रूर ले लेना और आप ज़रूर देखना. मैं ऐसा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ. लेट अस कम डाउन टू द मेन पॉइंट. नाउ आई थिंक यू आर वेरी मच कन्विंस्ड कि जो हम बोल रहे हैं वो आप बहुत अच्छी तरह कन्विंस हो गए होंगे. नाउ वी स्टार्ट. ओके, कहने का भाव है ये जो हम आपके सामने बता रहे हैं, इट इज़ आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च के बाद ये जो है प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहे हैं. सो वी विल डिस्कस ऑन द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनालिटी: health, intellect, action and vision. Are you all okay, friends? Yes or no? Yes. We start with the first one. और सबसे पहली बात जो हम ले रहे हैं, that is the quality of health. और जब हम हेल्थ की बात कहते हैं तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर दिन सुबह उठकर हमें थोड़ा सा अपना सिस्टम का मेंटेनेंस करना चाहिए. दैट इज एवरी डे वी शुड डू सम एक्सरसाइज. बहुत बहुत ज़रूरी है. करेक्ट? बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो हमको इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी तरह पढ़ाया गया था कि किसी भी व्हीकल का, किसी भी मशीन का मेंटेनेंस जरूर करना चाहिए. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. उसी तरह ये भी एक बहुत सुंदर मशीन है जो भगवान ने हमको दिया है और उसका भी मेंटेनेंस जरूर करना चाहिए. आप कहेंगे स्वामी भाई है ना, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम कहाँ मिलता है? दैट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन एवरी पीपल गिव.
इसलिए भगवान से एक बार इंटरव्यू किया गया और भगवान से पूछा गया, व्हाट इज द थिंग दैट सरप्राइजेस यू द मोस्ट अबाउट ह्यूमन बीइंग्स? मनुष्यों को देखकर आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और भगवान का बहुत सुंदर क्लासिक जवाब था, द थिंग दैट सरप्राइजेस मी द मोस्ट अबाउट दीज ह्यूमन बीइंग्स इज, दीज ह्यूमन बीइंग्स दे इन्वेस्ट देयर कंप्लीट हेल्थ टू गेन वेल्थ. They invest their complete health to gain wealth. After many, many years, they have to reinvest their complete wealth to regain health. To regain health. कहते जान है तो जहान है. तो सुबह उठकर जरूर जरूर थोड़ा सा मेंटेनेंस जरूर करना चाहिए. मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, है ना? जब भी आप कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप व्हीकल्स को यूज करते हैं. सपोज आपको बॉम्बे से पुणे आना है, तो मैंने देखा क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है तो लोग उसको एक दिन पहले वर्कशॉप में डाल देते हैं ताकि जो भी छोटी मोटी बातें हैं उसको ठीक करके, सो दैट दे आर नॉट ब्लॉकिंग द जर्नी इन बिटवीन. करेक्ट? मैंने ये भी देखा है कि बॉम्बे में जब लोग बहुत कॉस्टली गाड़ी खरीदते हैं, दे बिकम वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ द हेल्थ ऑफ दैट व्हीकल. अच्छा बताइए, इस रोड में बहुत प्रकार की गाड़ियां चलती है, सबसे कॉस्टली गाड़ी कौन सी है बताइए? ठीक है, मर्सिडीज बेंज. कितनी कॉस्ट होगी? हाँ जी, 20 लाख. ओके, वी टेक इट अप. एक्चुअली ये जो सारे जो गाड़ियां होती है ना, लाइक मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस, फेरारी, ये कस्टमाइज्ड गाड़ी होती है. मारुति 800 की तरह मास प्रोडक्शन नहीं होता है. आपके पास जितना धन है उसके हिसाब से वो आपको गाड़ी बनाकर देते हैं. करेक्ट? अगर आप कहते हैं आपके पास 20 लाख है तो आपको 20 लाख की गाड़ी बनाकर देंगे. इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 20 लाख, इट गोस अप टू 2 करोड़. तो बॉम्बे में जब भाई बहने ये गाड़ी खरीदते, दे बिकम वेरी वेरी कॉन्शियस. आफ्टर ऑल इट इज 20 लाख व्हीकल, यू नो. तो उसमें एक दो टरपालिन डाल देंगे, एक चौफर को बिठाएंगे, ज्यादा भीड़ होगी, रोड खराब होंगे तो वहां नहीं चलाएंगे. आफ्टर ऑल इट्स अ वेरी वेरी कॉस्टली व्हीकल, सो यू ऑट टू बी कॉन्शियस अबाउट इट्स हेल्थ. उसी तरह फ्रेंड्स, ईश्वर ने भी हमको एक बहुत सुंदर ये गाड़ी दी है. इसकी कॉस्ट कितनी है बताइए? डोंट से लेस देन 20 lakhs, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक. कितनी कॉस्ट होगी बताइए? अनगिनत है, बहुमूल्य है, अमूल्य है, प्रेशियस है. लेकिन अमेरिका में इसका रिसर्च किया गया. दे ट्राई टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दिस वंडरफुल व्हीकल. कैसे किया गया? सपोज किसी व्यक्ति को आंखों में प्रॉब्लम है, यू गो टू एन आई स्पेशलिस्ट. हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी स्पेशलिस्ट. सारी कॉस्टिंग की गई. एंड आई कोट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जो यहाँ के बहुत फेमस डॉक्टर हैं, जो हार्ट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं. और जिस दिन डॉक्टर साहब ने मुझे फिगर बताया, आई वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. जब उन्होंने कहा द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दिस वंडरफुल मर्सिडीज बेंज जो ईश्वर ने हमको दिया है, इज अप्रॉक्सीमेटली 220 करोड़. 220 करोड़ की वंडरफुल मशीन है. राइट? कैन वी इमेजिन दैट? तो उसका कितना ना हमें मेंटेनेंस करना चाहिए. रिसेंटली आई वाज इनवाइटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ काठमांडू. तो सारे फैकल्टी मेंबर्स को मैं ये लेक्चर ले रहा था. जब मैंने कहा ये मर्सिडीज बेंज जो ईश्वर ने हमको दिया है, इसकी कॉस्ट है 220 करोड़. इमीडिएटली एक प्रोफेसर खड़े होकर कहे, सर आई नीड अ क्लैरिफिकेशन, मेरे को एक छोटा सा डाउट है. तो मैंने कहा कौन सा डाउट है, प्लीज पूछिए. उन्होंने कहा सर आपने ये जो 220 करोड़ जो बोला है वो इंडियन रुपीस में है या नेपाली करेंसी में है? मैंने कहा इंडियन रुपीस में. तो इमीडिएटली कैलकुलेट करने लगे और फिर कहा सर नेपाली करेंसी में 352 करोड़, मोर कॉस्टली इन नेपाल, तो हमको ज्यादा मेंटेनेंस करना चाहिए. मैंने कहा यस. तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत जरूरी है सुबह उठकर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें. अच्छा, लोग बहुत, मैंने देखा है बॉम्बे में काफी लोग जो हैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं. सुबह 6 बजे उठकर वो गार्डन्स में जाएंगे, पार्क में जाएंगे, जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. लेकिन हमारा रिसर्च प्रोग्राम ये कहता है कि एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? आप वॉकिंग कर रहे हैं लेकिन बहुत गुस्से से कर रहे हैं, तो फायदा होगा? इतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए. इसे कुछ एक एक्सरसाइज हम आपके सामने बताते हैं, विच इज कॉल्ड एज साइकोफिजिकल डायनामिक एक्सरसाइजेस. साइकी मीन्स माइंड, फिजिकल मीन्स शरीर, और इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है, तो आप कुछ एक एक्सरसाइज करेंगे. ब्रदर कैन वी गेट द स्टैंड हियर? या तो सभी स्ट्रेट होकर बैठे, सभी स्ट्रेट होकर बैठे. हाँ, है ना भाई? आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि आप यहां पर पहुंचे हैं. और कितनी करोड़ की आपकी गाड़ी है? तो भाई खुशी से मेंटेनेंस करना चाहिए, आफ्टर ऑल इट्स वेरी वेरी कॉस्टली. थैंक्स ब्रदर. तो खुशी से मुस्कुराते हुए एक्सरसाइज करना. ओके, ठीक है. अच्छा, कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, फिर आप वैसे ही फॉलो करना. लेकिन जब आप फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ जो हम सजेशन आपको देंगे, जो विचार देंगे,
उस पर भी सोचना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब मैं कहूंगा 1, अभी नहीं करना, अभी आपको देखना है। जब मैं 1 करूंगा तो आप इस तरीके से ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन जो ईश्वर है उनको टच कर रहे हैं। जब मैं कहूंगा 2 तो आप महसूस करना कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आपको स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करना और महसूस करना। ठीक है, सभी करेंगे? ओके, चलो, ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। हाँ, बैठ कर कर सकते हैं, यू कैन बी, अगर आपको कंफर्टेबल होना है खड़े होकर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, है ना, देयर इज नो कंपल्शन। हाँ, ठीक है। अच्छा, हियर वी स्टार्ट। तो ठीक है, सभी खड़े हो जाइए। ओके ओके, ठीक है, गुड। हाँ, देख लीजिए अगर कोई आजू बाजू में कोई सो गया तो उठा लीजिए, हैं, क्योंकि इतनी अच्छी एनवायरनमेंट है यहाँ पर। बहुत लोग अनुभव सुनाते हैं, स्वामी भाई हमको बॉम्बे में बिल्कुल नींद नहीं आती थी, लेकिन जैसे आपके कैंपस में आए, हाँ कितना अच्छा नींद आता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। यस, अ माइंड गेट्स रिलैक्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, और जब मन रिलैक्स हो गया तो बहुत अच्छी नींद आ जाती है। ओके, हियर वी स्टार्ट। 1 2, हाँ, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन फ्रॉम हियर। हाँ, गुड। अच्छा, अभी इमोशंस से करेंगे, महसूस करना कि वो सुप्रीम सर्जन से वो, है ना, सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको स्पर्श कर रहे हैं। ओके, 1 2, ग्रेट। अच्छा, फाइन। तो फ्रेंड्स क्या होता है, खड़े रहिए। जैसे हम उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हैं तो उनके पॉजिटिव वाइब्रेशंस इतने मिलते हैं कि वी बिकम डिजीज फ्री। असल में हमको डिजीजेस क्यों होते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स। तो जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू फ्लश आउट द टॉक्सिन्स फ्रॉम दिस ह्यूमन बॉडी। तो एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है ना, कि जैसे हमने ईश्वर को टच कर दिया तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं। तो एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं। जब मैं कहूंगा 1 तो अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स है तो, अगर नहीं है तो नथिंग टू वरी, लेकिन शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स आजकल मन में होता है। स्ट्रेस, टेंशन, फियर, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, है ना। तो जब मैं कहूंगा 1 तो शरीर में और मन में अगर कोई टॉक्सिन्स है तो उसको आप इस तरीके से झटक देना। और जब मैं कहूंगा 2 तो उसको थोड़ा धक्का मार के और बाहर फेंक देना, है ना। अब ऐसे महसूस नहीं करना कहीं दूसरों के टॉक्सिन्स मेरे पास नहीं आ जाए। डोंट वरी अबाउट दैट, है। कॉस्मोस इज टू ह्यूज, इट विल टेक केयर ऑफ द सिस्टम बाय इटसेल्फ। सभी करेंगे, खुशी से करना, है ना। चलो 1, हाँ सभी को, हाँ 2 थोड़ा बाहर फेंक दो, हाँ गुड गुड गुड। अच्छा, एक और बार करना, 1, हाँ 2, हाँ साइड से, हाँ बाप रे, बैठिए बैठिए, हैं, हाँ। नहीं, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। माताएं तो इतनी जोर से धक्का मार रहे थे कि सीधे इंडिया के बाहर चला जाए, हैं। क्योंकि हमारी माताएं और बहनें दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस, है ना, दैट इज व्हाट, क्योंकि उनको लगता है कि भाई पूरा परिवार का हेल्थ अच्छा रहे। सो दिस इज कॉल्ड एज, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस आप हमारे इस विद्यालय से सीख सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज साइकोफिजिकल डायनामिक एक्सरसाइजेस। अच्छा, हेल्थ में एक तो मैंने एक्सरसाइज बताया, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं फ्रेंड्स। ये जो रोड में जो गाड़ियां चलती है ना, तो उसमें हम पेट्रोल भरते हैं, एरोप्लेन में भी हम पेट्रोल भरते हैं। अच्छा बताइए, ये दोनों के क्वालिटी ऑफ पेट्रोल में कौन सा अच्छा क्वालिटी ऑफ पेट्रोल होगा? माय गॉड, परफेक्टली राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, है ना। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो रोड में जो गाड़ी चलती है उसमें पेट्रोल के साथ अगर हमने थोड़ी केरोसिन मिला दी, है ना, और अगर कहीं गाड़ी बीच में रुक गई तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एरोप्लेन में अगर पेट्रोल के साथ थोड़ी मिलावट कर दी और अगर एरोप्लेन कहीं बीच में रुक गई तो क्या होगा? नहीं, हम नीचे थोड़ी ना आएंगे, हम तो सीधे ऊपर जाएंगे, है ना। नीचे आने की मार्जिन ही नहीं होगी। करेक्ट? मींस हम गाड़ी में किस प्रकार का फ्यूल डालते हैं, उसी तरह फ्रेंड्स हमें सोचना है आज कि 220 करोड़ की जो वंडरफुल गाड़ी जो ईश्वर ने हमको दी है, उसमें किस प्रकार का हम फ्यूल डालते हैं। और मैं आपको जो सजेशन दूंगा, इट्स वेरी सिंपल हम्बल सजेशन, नो हर्टिंग ऑफ सेंटिमेंट्स और इमोशंस। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ये सजेशन आप एक्सेप्ट करना, अच्छा सजेशन नहीं लगेगा तो बाहर बहुत सारे डस्टबिन हैं, वो डस्टबिन में ये सजेशन डालकर चले जाना, ठीक है। बिकॉज लाइफ इज योर्स, चॉइस इज योर्स। किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, लेट्स इंट्रोस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इनटेक। एंड फ्रेंड्स, हमारा रिसर्च प्रोग्राम ये कहता है दिस शरीर इज मेंट फॉर ओनली प्योर वेजिटेरियन फूड। दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड।
अब नॉन वेजिटेरियन फूड के क्या क्या इल इफेक्ट्स होते हैं उस डिटेल पर मैं नहीं जा रहा हूं। जस्ट गेट ऑन टू गूगल सर्च इंजिन, आप जस्ट नॉन वेजिटेरियन फूड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लीजिए, सारा पेजेस पर पेजेस इसके बारे में लिखा है। बट हम सिंपल हम्बल सजेशन कहते हैं, टेक ऑन अ प्योर वेजिटेरियन डाइट। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। इस संसार में बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज है, फेमस पर्सनालिटीज लाइक एल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियोनार्डो दा विंसी, पाइथागोरस, सोक्रेटस, प्लेटो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, मार्क ट्वेन, कार्ल लुइस, मार्टिना नवरातिलोवा, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड स्वामी भाई। हमें एक विशेषता कॉमन है और वो है वी आर ऑल प्योर वेजिटेरियंस। वी आर ऑल प्योर वेजिटेरियंस। वेलकम टू दिस वंडरफुल क्वालिटी क्लब। मैं आपको इस वंडरफुल क्वालिटी क्लब में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यहां खड़े होकर मैं कितना भी रिसर्च बताऊं, कितना भी स्टैटिस्टिक्स बताऊं, कितना भी आपको मैं डाटा दूं, विश्वास करना नहीं करना आपके ऊपर है। लेकिन कहते हैं एक्सपीरियंस इज अवर बेस्ट टीचर। अनुभव हमारा सबसे बड़ा गुरु है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब वापस आप अपने घर में जाएंगे, आप अगर नॉनवेज लेते हैं तो जस्ट बी ऑन अ प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉर ओनली 2 वीक्स, 2 हफ्ता बस अनुभव करके देखिए और आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर भी लाइट हो रहा है और मन भी एकदम लाइट हो गया है। राइट? अच्छा, ये तो हुई क्वालिटी ऑफ फूड। एक और बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप भोजन बनाते हैं तो किस वाइब्रेशन से आप भोजन बनाते हैं। मैंने देखा बॉम्बे में जो बच्चे जो होते हैं ना, जब वो स्कूल में जाते हैं तो मम्मी उनको बहुत प्रेम से टिफिन बना कर देती है, तो बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी हम वो कैंटीन से भोजन कर लेंगे। मामा कहती नहीं बेटा मैं प्रेम से बनाई, नहीं नथिंग टू डू, मैं कैंटीन में खाऊंगा। और जब उनको फिर 12th के बाद कहीं इंजीनियरिंग या मेडिसिन में एडमिशन मिल जाता है, 2-3 महीने के बाद वो हॉस्टल से फोन करते हैं, मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मम्मी कहेंगे बेटा क्या हुआ? मम्मी आई एम रियली मिसिंग यू। What are you missing? पता नहीं मामा, बट मैं आपको सचमुच मिस कर रहा हूं। तो मम्मी प्रेम से बोलती है बेटा भोजन ठीक चल रहा ना? मामा वही शायद कुछ प्रॉब्लम है मामा। मम्मी कहती बेटा लेकिन मैं आपके कैंटीन में गई थी ना, लेकिन कैंटीन तो बहुत अच्छा है। नहीं मामा फिर भी मैं मिस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मम्मी जिस वाइब्रेशन से भोजन बनाते हैं, जब वो स्नेह और प्रेम से वो भोजन बनाते हैं, उसका इफेक्ट कुछ अलग ही होता है। जैसे आज भी आप मंदिर में जाते हो तो जब प्रसाद मिलता है, भले थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो ईश्वर की याद में बनाया हुआ भोजन है। इसे कहते हैं जैसा अन्न होता है वैसा मन बनता है। इसे यहां भी जो भी बहनें बैठे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप भोजन बनाएं तो बहुत स्नेह और प्रेम से भोजन बनाएं। अगर आपने बहुत गुस्से से भोजन बनाया, क्या यही मेरा जीवन है, क्या जिंदगी भर मैं यही भोजन बनाती रहूं? अगर ये विचार से अगर आपने भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएगा, बेहिचक रहिए, उनको जरूर गुस्सा आएगा, है ना? तो भाई लोग बहुत खुश हो रहे हैं। चलो स्वामी भाई आपने अच्छी बात बता दी है। लेकिन भाइयों से मैं एक बात बताता हूं, कौन से शास्त्र में लिखा है कि आप बहनों को हेल्प नहीं कर सकते? कोई शास्त्र में लिखा क्या? नहीं लिखा है। एक बार ट्राई करके देखना, जब वो बहन जी किचन में भोजन बना रहे ना, तो आप बहुत स्नेह से जाइए और वो टमाटो कट करके देखिए, और बहन जी का चेहरा देखना एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा, है ना? पहले तो विश्वास नहीं होगा कि भाई साहब को हो क्या गया है ना? बिकॉज दैट इज एन इमोशनल फीलिंग कि यस आप मेरे साथ हो, आप मुझे हेल्प करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय की एक यूनिकनेस है। यहाँ पे जो पर्सनालिटी जो होती है ना, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखेंगे बहनें इतनी अच्छी भाषण देते हैं, और आप भंडारे में जाएंगे तो भाई लोग बहुत स्नेह से भोजन बनाते हैं, है ना? और जब मैं यहाँ पे 12 वर्ष पहले आया तो जब मैंने ये देखा, मैंने कहा माय गॉड, यहाँ के जो भी योगी भाई हैं, कल आपने सूरज भाई को सुना है ना, ही इज नंबर 1 योगी आत्मा ऑफ दिस विद्यालय। और वो सेवा कहाँ देते? किचन में सेवा देते। और जब मैं पहली बार विद्यालय में आया, जब मैंने ये देखा, मैंने कहा एक काम करते हैं, योगी बनने के लिए सबसे पहले किचन से स्टार्ट करते हैं, है ना? और मैं धीरे धीरे भोजन पकाना आरंभ सीखने लगा। एंड टुडे आई हैव लर्नड अ लॉट। मुझे ये विद्यालय ने सिखाया कि कैसे भोजन बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगली बार जब आप बॉम्बे में आएंगे तो स्वामी भाई से जरूर मिलना। मैं बहुत स्नेह और प्रेम से आपको डोसा और सांबार खिलाऊंगा, है ना? तो जरूर आना। ओके, यस, इट्स अ क्वालिटी ऑफ हेल्थ। अच्छा, दूसरा जो हम आज चेक करेंगे दैट इज अ क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट। एक तो हमने हेल्थ की क्वालिटी को चेक किया, दूसरा हमारी बुद्धि की क्वालिटी कैसी है। और फ्रेंड्स, आप में से कितनों ने यहां पर आदरणीय दादी जानकी जी से मिले हैं? कितने? अच्छा, सभी मिले? दादी जानकी जी मिले हैं। अच्छा, दादी जानकी जी की विशेषता क्या बताई उन्होंने, है ना? कंपेरर ने विशेषता बताए। हाँ, द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, है ना? मोस्ट स्टेबल माइंड।
शी इज द फर्स्ट डेल्टा विमन ऑफ द वर्ल्ड, अ लेडी ऑफ परफेक्ट रिदम। और हमें खुशी होनी चाहिए, और आप लोग कितने ना लकी हो जो आदरणीय दादी जानकी जी से मिल पा रहे हैं थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि दादी जी जो है हम सभी बीकेस के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। शी इज अ रोल मॉडल फॉर अस। ब्रह्मा बाबा के बाद हमारी जो दादियां हैं, दीदियां हैं, और कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हुए भी दादी जी कितना कूल, कितना रिलैक्स्ड रहते हैं। द क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। कैसे हम ये क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट को बढ़ाएं? इसलिए कहते हैं अ माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स ओनली व्हेन इट इज ओपन। हमारा मन एक पैराशूट की तरह है, वो तभी काम करता है जब वो ओपन होता है। द $1 million क्वेश्चन इज हाउ डू आई ओपन दिस पैराशूट? ये मन रूपी पैराशूट को मैं कैसे ओपन करूं? इसलिए कहा जाता है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ हार्ड वी वर्क, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ शार्प वी वर्क। हम कितना मेहनत कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितनी एकाग्रता के साथ हम मेहनत कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स देखो, हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया तो इमीडिएटली हम एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम को डिफ्रैगमेंट करते हैं, और फिर से वो सिस्टम उसी एफिशिएंसी के साथ काम करने लगता है। लेकिन कभी हमने अपने इस मन को कभी चेक किया है, क्वालिटी को चेक किया है? कितने सारे वायरस और स्पैम मैसेजेस रहते हैं। इसको डिलीट करना, एंटीवायरस को इंस्टॉल करना बहुत बहुत जरूरी है। और विशेष तौर पर तनाव का कारण यही है कि हम सिस्टम को डिफ्रैगमेंट नहीं कर रहे हैं, इस क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट को चेक कर ही नहीं रहे हैं, और उसके कारण तनाव होता है। क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूं, तो मैंने देखा है पेरेंट्स को सबसे ज्यादा तनाव मालूम कब होता है? और विशेष तौर पर अगर हम उनका स्ट्रेस के ग्राफ को प्लॉट करें तो जनवरी फरवरी से उठने लगता है, और मार्च अप्रैल मई में एकदम पीक हो जाता है। किस बात का तनाव होता है? किसका? एग्जाम्स का। मैं कितने सेमिनार्स किया हूं, ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, सब ने यही जवाब दिया। किसी ने यही नहीं कहा कि हमारा उस समय मार्च एंडिंग होता है, बैलेंस क्लोज करना होता है, किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सबने एक ही जवाब दिया, बच्चों के एग्जाम्स और उनके रिजल्ट्स। राइट? अब जिस दिन बच्चे का एग्जाम होता है ना, तो उस दिन मैंने देखा मम्मी का बच्चों के प्रति स्नेह कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है ना। एग्जाम में जाने के पहले सुबह सुबह मम्मी उनको ऑर्लिक्स भी देगी, बॉर्नविटा भी देगी, है ना, बहुत सारा भोजन भी बना के देगी। बेटा तेरा एग्जाम है ना, खा के जाना, खा के जाना। वो कहेगा मम्मी मुझे भूख ही नहीं है। नहीं बेटा तेरा एग्जाम है ना। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस स्टूडेंट का प्रॉब्लम इज नॉट विद द स्टमक, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द फिजिकल सिस्टम, द प्रॉब्लम इज देयर विद द माइंड। उसको मन में स्ट्रेस हो रहा है, और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं कोई मेडिसिन दे रहा हूं क्या? नहीं दे रहा हूं, और वो देना बहुत बहुत जरूरी है। कैसे हम कर सकते हैं? एक मैं आपको सिंपल हम्बल सजेशन दूंगा। बच्चों को स्ट्रेस पैदा करने के लिए टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट टू कैटेगरीज ऑफ पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। नंबर 1 वी टीचर्स, एंड नंबर 2 इज पेरेंट्स। वी आर रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि जैसे ही बेटा रिपोर्ट कार्ड लेकर मम्मी के पास आता है, मम्मी मार्क्स देखती है, अच्छा तेरे को 85% मार्क्स मिला है, अभी शाम को कितना मिला, सुनीता को कितना मिला, अनीता को कितना मिला, चालू कंपैरिजन किए और स्ट्रेस स्टार्ट हो गया। So can we have a system where we accept our son as what he or she is? अगर उसको 85% मार्क्स मिला है, हमें मालूम है आइडियल इज 100%, कैन वी नॉट मोटिवेट हिम टू गेट 100% इंस्टेड ऑफ व्हाट अदर्स हैव गॉट? नहीं, आइडियल परसेंटेज मालूम है ना हमको, उसके लिए हम उनको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। इसलिए कहते हैं क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट शुड बी इंप्रूव्ड, और उसके लिए वी शुड मेक लर्निंग फन। बच्चों को कार्टून शोज देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही पढ़ाई करना आरंभ करते हैं वो कहते हैं सर एकाग्र हो ही नहीं पाते हैं, है ना। तो कैसे हमारे इस माइंड पावर को इंप्रूव करना है, वो तो आज मैं शाम 4:30 बजे आपको लूंगा, और वो एक गिफ्ट मैं आपको दूंगा, एक बहुत सुंदर गिफ्ट जो आप वापस जाकर आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। हाउ कैन वी मेक लर्निंग फन? लर्निंग को हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए मैं बस इतना बताता हूं कि हम हमारे क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट को इंप्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये चेक करें कि हम किस प्रकार के विचार सारे दिन में कर रहे हैं। जैसे भोजन होता ना, वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द फूड, हाई कैलोरीफिक वैल्यू फूड लेते हैं। बासी भोजन होंगे ना तो मां क्या करती है, बच्चों को नहीं देगी, खुद खा लेगी, क्योंकि मां को पता है अगर ये 2 दिन या 1 दिन पुराना भोजन है तो बच्चों को देंगे तो उनको हेल्थ इफेक्ट होगा। उसी तरह किस प्रकार का हम विचार अपने मन में लेकर आते हैं, सारे दिन में चेक करना है। इट इज ऑल नेगेटिव एंड बासी भोजन, क्योंकि मन का भोजन है विचार, है ना, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि
मैं बच्चों को पढ़ाता हूं एंड 3-4 महीने मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट को इंप्रूव करने के लिए भले कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस समय भी आप अपने इंटेलेक्ट को बहुत कूल, काम, रिलैक्स रख सको। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, आप 3-4 महीने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो और जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिला 10 क्वेश्चंस एंड नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन यू आर एबल टू अटेम्प्ट, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है। हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है। इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर, इन टाइम्स ऑफ कैलामिटी, अगर फेलियर के समय पे अगर हम मुस्कुरा सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स चेक द क्वालिटी ऑफ द इंटेलेक्ट। बेटी मम्मी से कहती, मम्मी मेरा ट्यूशन क्लासेस है, मैं शाम 6 बजे वापस आ जाऊंगी। कितने बजे वापस आऊंगी? 6 बजे। तो मम्मी कहती परफेक्टली ओके। 5-5:30 बजे मम्मी किचन में जाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, बीच बीच में जाकर खिड़की में देखती है बेटी की साइकिल की घंटी बज रही कि नहीं। 5:30, 5:45, 5:50 और जैसे ही घड़ी में 6 बजता है, मामा के मन में विचार स्टार्ट होते। 6:05, 6:10, 6:15, मम्मी इज नॉट एबल टू कंट्रोल हरसेल्फ। अच्छा फ्रेंड्स, इतने जो विचारों के तूफान आते हैं, अच्छा बताइए ज्यादातर विचार पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? माय गॉड, परफेक्टली राइट आंसर। सभी अनुभवी बैठे हैं, गुड। अब कौन कौन से नेगेटिव विचार आते हैं वो तो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि सभी अनुभवी बैठे हैं। अब 6:20, 6:25 मम्मी कंट्रोल नहीं कर पाते, शी पिक्स अप द फोन, पुअर पापा इज बिजी इन ए मीटिंग, मुझे कुछ नहीं सुनना है, वहां फोन करो, यहां फोन करो, वहां फोन करो, बेटी आई क्यों नहीं? तो पापा मम्मी को पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, नथिंग टू वरी, लेट हो गए होंगे, आ जाएंगे, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप ही ने आपकी बेटी को सर पर चढ़ाकर रखा है। और पुअर पापा वंडर खाते, मैंने कब सर पर चढ़ाया? और बेटी की अवस्था क्या है? अब ट्यूशन मास्टर इस लहर से पढ़ा रहे हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द गर्ल टू स्टैंड अप एंड से, सर आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट विथ माय डियर लविंग मम्मी शार्प 6 PM, कैन आई गो? ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं। 6:30 बजे जब बेटी छूटती है, बहुत स्नेह और प्रेम से साइकिल चलाते चलाते जब तक घर आते थे 6:45 एंड मम्मी जैसे ही दरवाजा खोलते हैं कैसा रिएक्ट करते हैं? टाटा 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 टाटा, AK-47 राइफल, फायरिंग पर फायरिंग, फायरिंग पर फायरिंग। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बेटी भी रिएक्ट करती है। आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या? ये नहीं किया, वो नहीं किया। एंड व्हेन द पुअर पापा रिटर्न्स बैक एट 7:30, द होल हाउस इज इन कर्फ्यू, लॉ एंड ऑर्डर इज इन अ टेरिफिक स्टेट ऑफ सिचुएशन। क्यों हुआ ये? क्योंकि जब मामा के मन में जब पहला नेगेटिव थॉट आया, मामा ने वहां ब्रेक नहीं लगाया और ही गाड़ी को एक्सेलरेट करते गए, एक्सेलरेट करते गए। और गाड़ी को जहां ब्रेक लगाना चाहिए, अगर हम गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ना। देखो, जो सारा स्नेह जो मां का बच्ची के प्रति था वो क्रोध में परिवर्तन हो गया। दैट इज अ नेट रिजल्ट। तो क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट में हम कहते हैं थ्रू द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन आपकी बुद्धि इतनी शार्प, इतनी पावरफुल हो जाती है कि बहुत नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं, अब बहुत आराम से इसको ब्रेक लगा सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। ओके, तो हमने हेल्थ को देखा, इंटेलेक्ट को देखा। अब थर्ड है क्वालिटी ऑफ एक्शन। हमारा सबके प्रति जो व्यवहार, एक्शन कैसे होना चाहिए। अच्छा, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं फ्रेंड्स। कहते हैं संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। कौन से होते 2 प्रकार के लोग? अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव होते। और कौन होते 2 प्रकार के लोग? हाँ जी, अमीर और गरीब होते। और बताइए। हाँ जी, आम और खास होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और सुखी और दुखी होते हैं। अच्छा, और सफल और असफल होते हैं। अच्छा, माय गॉड, वेरी टेरिफिक ऑडियंस है। कौन से सर? आस्तिक और नास्तिक होते हैं। अच्छा, और हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो, या लेडीज और जेंट्स बोल रहे हैं, करेक्ट, फाइन, परफेक्टली राइट। और यस सर? नहीं, आई डिडंट गेट यू सर। कुछ लोग एक्टिव होते, कुछ लोग क्या होते? अच्छा, इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ राइट। हाँ बताइए, और कौन बता रहे हैं? ज्ञानी और मूर्ख बोलना अच्छा नहीं लगता, ज्ञानी और अज्ञानी बोलना अच्छा लगता है। रॉयल्टी से हम शब्द यूज करें, ज्ञानी और अज्ञानी ठीक लगता है। और
अच्छा, वेरी गुड आंसर भाई, इतने अच्छे आंसर्स मिले। एक बार मैं एक कंपनी में गया था तो सारे एग्जीक्यूटिव्स को लेक्चर ले रहे थे, तो मैंने ये प्रश्न पूछा, भाई संसार में कितने प्रकार के लोग होते हैं? तो वहाँ के जो जनरल मैनेजर भी बैठे थे वो खड़े और कहे, प्रोफेसर संसार में कितने प्रकार के लोग होते वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी कंपनी में 2 प्रकार के लोग हैं। हमने कहा कौन से हैं? बोला सर फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल हार्ड वर्किंग और सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल हार्डली वर्किंग सर। हार्ड वर्किंग एंड हार्डली वर्किंग। लेकिन व्हेन इट कम्स डाउन टू क्वालिटी ऑफ एक्शन, कहते हैं संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो आते हैं, और दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते जब वो जाते हैं। कुछ लोगों से हम मिलना पसंद करते हैं, जैसे ही वो आते हैं ना तो हमारा चेहरा एकदम फूल की तरह खिल जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जब वो आते हैं तो इमीडिएटली हम यहां से कट हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? और हर एक व्यक्ति का यह अनुभव है। अच्छा, और लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। कहते हैं हर एक व्यक्ति के साथ एक इमोशनल सोशल अकाउंट होता है, हर एक व्यक्ति के साथ। तो जब एक व्यक्ति के साथ हमारा बहुत अच्छा सोशल इमोशनल अकाउंट होता है ना, तो जब भी वो व्यक्ति आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारा व्यवहार किसी व्यक्ति के प्रति बहुत नेगेटिव है तो इट्स अ नेगेटिव अकाउंट। जैसे ही वो आएगा तो इमीडिएटली हमारे वो सारे प्रीवियस फाइल्स खुलने लगेंगे और हमारा ऑटोमेटिकली चेहरा जो है वो मुरझा जाएगा और हम उनके साथ मिलना भी नहीं चाहेंगे। करेक्ट? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले मैं 45 मिनट से मैं आपसे बातें कर रहा हूं, एवरी वन ऑफ यू आर क्रिएटिंग एन अकाउंट विथ मी, एवरी वन ऑफ यू। कुछ लोगों को हमारी बात अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को लग रहा है नो व्हाट इज स्पीकिंग स्टूपिड थिंग्स। यू आर क्रिएटिंग एन अकाउंट। सिमिलरली मैं भी आपके साथ एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं, एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक बहुत सुंदर पॉजिटिव वंडरफुल अकाउंट आपके साथ क्रिएट किया है। क्योंकि मैं इतने लेक्चर्स लेता हूं लेकिन आप जैसा ऑडियंस कभी नहीं मिला जो बीच बीच में तालियां बजाते रहते हैं ना। हाँ, ये बात बहुत मस्त है। तो मुझे आपकी ये राइट कंसेप्ट बहुत मस्त लगी, ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा है। करेक्ट? सी दैट्स एन अकाउंट दैट वी आर जनरेटिंग, राइट? इसलिए फ्रेंड्स, आजकल का जमाना इट्स नॉट जस्ट नेटवर्किंग ऑफ प्रोडक्ट्स, इट्स नेटवर्किंग ऑफ पीपल ऑल्सो। इट इज नेटवर्किंग ऑफ पीपल। और अगर आज भले कोई व्यक्ति कहता है आई एम नॉट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, नो इश्यूज एट ऑल, बट इन दिस सोसाइटी हमें अगर सफल होना है वी हैव टू डू नेटवर्किंग ऑफ पीपल। विदाउट दैट वी कैन नॉट बी सक्सेसफुल एट ऑल। वेरी सिंपल, हम सभी के पास मोबाइल हैं। एक बार ना आपको मोबाइल पिकअप करना और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाना और ये एक्सरसाइज करना। सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप स्क्रॉल करके देखो और आप ये पता लगाओ कि ये सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे कितने लोग हैं जो समय आने पर मुझे मदद कर सकते हैं। और बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसे 5 फ्रेंड्स भी हो गए ना तो आपको कभी जीवन में तनाव आएगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ माय फ्रेंड सर्कल। मैं अपने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट का बहुत फोकस रहता हूं और मैंने अपने लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स में बहुत लोगों के नाम ऐसे रखे जो समय आने पे मुझे मदद कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अपना बिजनेस अभी कभी ऊपर नीचे हो जाएगा तो आई नो आई हैव टू गो टू एस। इमीडिएटली मैं एस में जाता हूं और मेरे एस में एक बहुत वंडरफुल फ्रेंड है, उनको मैं फोन करता हूं, मैं कहता हूं आई नीड 1 लाख रुपीज। एंड बिलीव मी, मुझे वो बहुत वंडरफुल फ्रेंड जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है वो मुझे मैसेज देता है, स्वामी नथिंग टू वरी, इन द नेक्स्ट कोरियर यू विल गेट अ चेक और अ ड्राफ्ट ऑफ 1 लाख रुपीज। आई गेट दिस मैसेज क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा जो फ्रेंड है सबसे बेस्ट फ्रेंड है। आई एम वेरी कॉन्शियस। सपोज मेरा जो गाड़ी है मैं कहीं पार्क करके चला जाता हूं, 10-15 मिनट के बाद जब मैं आता हूं मैं देखता हूं कि मेरा गाड़ी पिकअप कर लिया गया, तो मैं पूछता हूं भाई मेरी गाड़ी क्यों यहां से पिकअप कर लिए? तो लोग कहते हैं कि वो ट्रैफिक वाले उठा कर लेकर गए। हम कहते क्यों उठा के लेकर गए? नहीं, वो आपको वहां जाकर पूछना है ना, वो ब्रिज के नीचे चौकी है। तो मैं वहां जाता हूँ, मैं कहता हूँ सर मेरी गाड़ी पिकअप कर गई थी 2576। बोला कहाँ पार्क किए थे? बोला सर वो सेक्टर 17 वाशी प्लाजा। बोला आपको पता होना चाहिए वो नो पार्किंग जोन है। मैं कहता सर एक मिनट आप मेरे साथ आएंगे क्या? वहां पर जहां से आपने गाड़ी पिकअप की थी वहां से लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 100 मीटर्स कहीं पे भी नो पार्किंग का साइन है ही नहीं। नहीं वो सब हमको नहीं पता, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। मैं कहता होल्ड ऑन, मैं अपना मोबाइल निकालता हूं और सीधे फिर से एस में जाता हूं, शिंदे साहब
हु इज एन आरटी ऑफिसर, मैं फोन करता हूँ, शिंदे साहब हाउ आर यू डूइंग? अरे स्वामी बहुत दिनों के बाद बात कर रहे हो। मैंने कहा शिंदे साहब आप मेरे को एक हेल्प चाहिए। बोलो स्वामी व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं कहता हूँ शिंदे साहब देखो, अगर गलती करता हूँ फाइन देने में हर्जा नहीं है, सीट बेल्ट नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना, पकड़े गए, ट्रैफिक लाइट को क्रॉस किया, फाइन देने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन शिंदे साहब यहाँ पे नो पार्किंग का, स्वामी डोंट गो टू द डिटेल्स, प्रॉब्लम क्या बताओ? शिंदे साहब मेरी गाड़ी पिकअप कर गई, सामने वाला ऑफिसर कौन है बताओ? तो मैं उनको पूछा आपका नाम क्या है? बोलते दलवी साहब। मैं फिर फोन करता हूँ, दलवी साहब, मतलब बस मोबाइल फोन वो दलवी साहब को दो। तो मैं अपना मोबाइल फोन दलवी साहब को देता हूँ। 2 मिनट उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन होता है मुझे तो पता नहीं चलता। 2 मिनट के बाद दलवी साहब उठते और कहते चलिए सर मैं आपको आपका गाड़ी दे देता हूँ। दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज रात के 2 बजे आपको फोन कॉल आता है कि आपके क्लोज रिलेटिव को ब्लड की जरूरत है। स्क्रॉल ऑन योर मोबाइल लिस्ट, आप चेक करो कैसे कितने फ्रेंड्स हैं जो समय आने पर आपके रात के 2 बजे आकर आपको अपना ब्लड के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ऐसा अगर 5 भी आपके साथ हो गए ना, बिलीव मी आपकी नेटवर्किंग बहुत बहुत स्ट्रांग है। और मैं आशा रखता हूं कि वी आर ऑल्सो बिकमिंग गुड फ्रेंड्स। इफ यू वांट यू कैन पुट माई मोबाइल नंबर इनटू योर सेट, और आप सभी के मोबाइल नंबर मुझे दे देना, मैं अपने मोबाइल सेट में जरूर स्टोर कर लेता हूं, सो दैट वी बिकम वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। लेकिन ऐसे फ्रेंड्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो है आवर एक्शन शुड बी गाइडेड बाय अनकंडीशनल लव। ये फाउंडेशन है। हमारा स्नेह निस्वार्थ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम किसी से मिलते हैं ना, तो हमारे मन में ये कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है कि इसको दोस्त बनाने से मुझको क्या 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 फायदे होंगे। और बिलीव मी वो कभी दोस्त बनता ही नहीं बनता है। ये जो सारे मैंने लिस्ट ऑफ नाम बताए ना, दे आर दोज पीपल जिनको मुझे पता ही नहीं था कि लोग इतने हाई पोस्ट में हैं। इट वॉज एन अनकंडीशनल लव। और जब निस्वार्थ स्नेह होता है तो कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स बन जाते हैं, जरूरत ही नहीं है। और कहते हैं इस संसार में सिर्फ 2 स्नेह निस्वार्थ होते हैं। एक तो होता है वो ईश्वर का स्नेह, दूसरा होता है माँ का स्नेह। इट इज वेरी प्योर। देखो छोटू मम्मी की गोद में कितना खुश महसूस कर रहा है, बिकॉज दैट्स अ प्योर लव। एक बार क्या हुआ, माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो छोटा बच्चा मम्मी के पास आता है और कहता मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती व्हाट? बोला यस। तो मामा बिल देखती, वो छोटू मालूम क्या लिखता है, मम्मा इस महीने का सारा बिल मैंने लिखा हुआ है। मम्मी कहते कौन सा बिल? तो वो छोटू लिखता है मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मामा आपने बकेट ऑफ पानी को यहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मामा अपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज। क्योंकि आप मेरे डियर लविंग मम्मी हो, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। मामा ये बिल को देखती है, अपने उस छोटू को देखती है, शी स्माइल्स एट हिज इनोसेंस, और मुस्कुराते हुए मामा क्या करती है, द अदर एंड ऑफ द बिल, जो खाली पेज था, मां लिखती है 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से, कॉलेज से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बना कर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखती है 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है और कहता है मम्मा आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है ममा पेड इन फुल, ममा पेड इन फुल बट इंडेप्टेड फॉर एवर। जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। समरी इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, कीप योर मदर हैप्पी, कीप योर मदर हैप्पी। अपनी मां को खुश रखो, सारा जहां आप पर खुश हो जाएगा। कीप योर मदर हैप्पी एंड प्लीज कीप योर मदर इन लॉ ऑल्सो हैप्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अपनी मदर इन लॉ को भी खुश रखना। द फर्स्ट इज अनकंडीशनल लव। नंबर 2, अगर हमें सबके साथ एक बहुत पॉजिटिव अकाउंट करना है, लेट्स लर्न द टेक्निक ऑफ अप्रिसिएशन। दूसरों को अप्रिशिएट करो, दिल खोलकर अप्रिशिएट करो। अरे स्वयं ईश्वर हम बच्चों की अप्रिशिएट करता है, तो क्या हम दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते क्या? एंड कहते हैं चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत होती है। जब फैमिली मेंबर्स को अप्रिशिएट करना हम सीख जाते तो बाहर ऑटोमेटिकली हम सबको अप्रिशिएट कर सकते हैं।
है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार क्या हुआ, हस्बैंड जब ऑफिस से 7 बजे जब घर वापस आए तो क्या देखा, वाइफ आराम से सोफा सेट में बैठे हैं, टेलीविजन ऑन है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं वाइफ। तो हस्बैंड ने ड्राइंग रूम देखा, बिल्कुल स्वच्छता नहीं, सफाई नहीं। तो वाइफ से पूछा, हे व्हाट्स योर प्रॉब्लम टुडे? बोला कुछ नहीं। तो हस्बैंड बेडरूम में गए तो सुबह की वैसी अवस्था। फिर वाइफ से आकर पूछे, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? बोला कुछ नहीं। हस्बैंड किचन में गए तो सारी रात के बर्तन भी ऐसे ही पड़े। फिर वाइफ से आकर पूछा, बाबा क्या प्रॉब्लम है बताओ ना। तो वाइफ ने बहुत सुंदर जवाब दिया। वाइफ ने कहा, हर दिन जब आप शाम को 7 बजे ऑफिस से घर वापस आते हो, आप मुझसे एक स्टैंडर्ड डायलॉग बोलते हो। आपका डायलॉग होता है, सारा दिन घर में बैठकर आप करते क्या हो? आज मैंने कुछ नहीं किया। करेक्ट? हमको लगता हम ही सुपर हीरो हैं, बाकी सब साइड एक्टर्स हैं। नहीं, अप्रिशिएट करो, बिकॉज एवरी पर्सन इज एन इमोशनल ह्यूमन बीइंग, ही और शी लव्स अप्रिसिएशन। तो अप्रिशिएट करना सीखना बहुत बहुत जरूरी है। लेट्स लर्न द टेक्निक ऑफ अप्रिसिएशन। नंबर 3 जो है, हाँ, वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर एंगर। यस, अगर हमें एक बहुत वंडरफुल पर्सनालिटी बनना है तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? एंगर, क्रोध से बचना है। फ्रेंड्स, जब भी एंगर आए ना तो उसके सामने डी लगा दो, तो क्या हो जाता है? एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? डेंजर। हमने अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछा, एक बार गलती से पूछ बैठे, फ्रेंड्स एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? और हमारे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। एक ने जवाब दिया, सर एंगर के सामने डी लगाने से डैंगर होता है सर। मैंने कहा डैंगर नहीं है, डेंजर है, डेंजर। यस, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। हमारा रिसर्च प्रोग्राम कहता है मोर देन 85% पीपल, पेशेंट्स जिनको हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, वे लोग वो होते हैं जिनको मिनट मिनट पर गुस्सा आता है, मिनट मिनट पर जिनको गुस्सा आता है। तो इसलिए मैंने ये ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से बहुत अच्छी बात सीखी है, टू लर्न हाउ टू मैनेज अवर एंगर। ऐसे अगर कोई मुझे कोई गुस्सा दिलाता है ना, तो काफी बार लोग बोलते हैं 1 से 10 तक गिनो, है ना, पानी पी लो। मैंने देखा ये सब कुछ काम नहीं करता है। मालूम कौन सा काम करता है जो मैंने इंप्लीमेंट किया? जब भी मुझे कोई गुस्सा दिलाता है, बहुत प्रेम और स्नेह से मैं अपना हाथ दिल में रखता हूं और कहता हूं, मुझे हार्ट अटैक से नहीं मरना यार, आई डोंट वांट टू सफर अ सीवियर हार्ट अटैक। बहुत पेनफुल होता है। एंड टू वेरी लार्ज एक्सटेंट आई बीन एबल टू ओवरकम एंगर। काफी लोग डिबेट करते हैं, भाई साहब आजकल के जमाने में ना गुस्सा किए बिना काम नहीं होता है, आपने सुना नहीं लोहा लोहे को काटता है सर। हम कहते हैं आपने पूरा नहीं सुना है, लोहा लोहे को जरूर काटता है, लेकिन ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है। ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है। इसे कहते हैं स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। आयरन पीस को आप भट्टी में डाल दो, इट लूजेस ऑल इट्स टेंसाइल प्रॉपर्टीज। एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी वो है who is able to maintain his cool, calm, who is able to manage his or her anger. आपने वो बहुत अच्छी सुंदर कहानी सुनी होगी कि एक बार राजा जो था ना, वो भारत को इन्वेड करने के लिए निकला। तो रानी ने पूछा, राजन कहाँ जा रहे हो? बोला मैं भारत जा रहा हूँ। तो रानी ने पूछा, राजन मेरे लिए गिफ्ट क्या लेकर आओगे? तो राजन ने पूछा, रानी आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए? तो रानी ने सोच कर कहा, राजन भारत इज वेरी फेमस फॉर इज ऋषिज एंड मुनीज, मेरे लिए एक ऋषि मुनि पकड़ के ले आना, मैं उसको सामने बिठाकर सत्संग सुनूंगी। राजा ने कहा गुड चॉइस। अब राजा आया, भारत को पूरा इन्वेड किया। वापस निकलते समय अचानक याद आया, भाई रानी के लिए गिफ्ट लेकर जाना है। अब वो एक ऋषि मुनि को ढूंढने लगे। अचानक देखा एक पेड़ के नीचे एक ऋषि मुनि बैठा है, तपस्या कर रहा है। तो राजन इमीडिएटली घोड़े से उतरा और ऋषि मुनि को झंझोड़ कर बुलाया, हे ऋषि मुनि तेरे को मेरे साथ मेरे राज्य में चलना है। तो ऋषि मुनि ने अपनी आंखें खोली और फिर सर हिलाकर ये संकेत दिया कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। तो राजा को गुस्सा आने लगा, तेरे को पता नहीं है मैं कौन बोल रहा हूं? मैं राजा बोल रहा हूं, तेरे को मेरे साथ चलना है। तो ऋषि मुनि ने कहा, नहीं राजन मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूं। राजा को बहुत गुस्सा आने लगा, तेरे को पता नहीं है मैं कौन बोल रहा हूं? मैं राजाओं का राजा बोल रहा हूं, तेरे को मेरे साथ चलना है। तो ऋषि मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन आप अपने आप को बहुत समय से राजाओं का राजा बोल रहे हो, सच्ची बात बताएं आप कौन हो? बोला मैं कौन हूं? बोला सच्ची में आप मेरे, यू आर द स्लेव ऑफ माई स्लेव, आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। अब राजन को इतना गुस्सा आया, हाउ डिड यू मेक सच अ स्टेटमेंट? तो ऋषि मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन क्रोध मेरा गुलाम है और वो क्रोध आपको नचा रहा है, तो आप मेरे गुलाम के भी गुलाम हो गए ना। राजन गेट्स द मैसेज। जब वो वापस गए तो रानी ने पूछा, राजन मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए क्या? तो राजन ने कहा, रानी गिफ्ट तो नहीं लेकर आया हूं, लेकिन वो ऋषि मुनि का एक बहुत सुंदर संदेश लेकर आया हूं। बोला कौन सा संदेश? बोला दरबार में चलो। तो दरबार में गए तो राजा ने 2 हीरा निकाला और सारे दरबारियों से पूछा इसमें असली हीरा कौन सा है पता लगाओ। बहुत लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश किए, पता नहीं चला। एक अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन मैं आकर बताता हूं असली हीरा कौन सा है।
राजा ने कहा अंधा होकर तू कैसे पता लगाएगा? बोला जस्ट गिव मी 2 मिनट्स टाइम, ये हीरे को मैं बाहर लेकर जाता हूं, पता लगाता हूं। राजा ने कहा तेरे को जहां जाना जा, मंत्रियों को भेज दे, देख जाकर देख क्या करता है। 5 मिनट के बाद वो अंधा व्यक्ति आया, एक हीरा उठा कर दिया और कहा राजन ये असली हीरा है। राजा ने देखा दैट्स अ राइट आंसर। पूछा अंधे होकर आपने कैसे ये राइट हीरा पता लगाया? बोला वेरी सिंपल राजन, दोनों हीरे को मैं बाहर लेकर गया, सूर्य के प्रकाश में रखा। जो असली हीरा होता है ना कभी गर्म नहीं होता है, कांच बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और कांच बहुत जल्दी टूट भी जाता है। सो अगली बार जब आपको गुस्सा आए ना, हाँ जोरदार तालियां बजाइए। तो अगली बार गुस्सा आए ना तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि मुझे किस प्रकार की पर्सनालिटी बनना है, या ग्लास पर्सनालिटी बनना है या डायमंड पर्सनालिटी बनना है। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज एंगर। हाउ डू यू मैनेज आवर एंगर? एंगर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? वेरी सिंपल, मास्टर द आर्ट ऑफ स्माइलिंग। मुस्कुराना सीखो। नेवर फ्राउन इवन व्हेन यू आर सैड बिकॉज यू नेवर नो हु इज फॉलोइंग इन लव विथ योर स्माइल। कहते फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं ना, आप अपने कस्टमर्स से मिलेंगे या प्रोबेबल कस्टमर्स से मिलेंगे ना, तो वो आपके चेहरे को देखकर एक जजमेंट करते हैं, है ना। इसलिए मैंने देखा है जो भी भाई बहन नेटवर्किंग के साथ जुड़े होते हैं ना, ऑटोमेटिकली उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ हो जाता है ना, बिकॉज वी नो द फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। आई एम सो हैप्पी, इसलिए आप लोग सब मुस्कुरा रहे हैं। एक बार कभी बॉम्बे में आना और बॉम्बे के लोगों के चेहरे देखना, माय गॉड, कुछ एक चेहरा तो इतना ब्यूटीफुल होता है, उनका चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया का स्ट्रेस उनके सर पर आ गया है। पुअर फेलोस, एकदम मैकेनिकल बन गए हम, एकदम रोबोट्स बन गए हम, बिल्कुल मुस्कुरा नहीं पाते हैं। तो हाउ डू वी स्माइल? वी हैव टू बी ह्यूमरस इन आवर लाइफ। जीवन में थोड़ा रमणीक होना चाहिए, इतना भी सीरियस नहीं हो जाए लाइफ में, बट अ बैलेंस बिटवीन गंभीरता और रमणीकता, इनका बैलेंस होना चाहिए। कैसे हम रमणीक बने? बहुत सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं। एक बार जापानीज प्रेसिडेंट वाज ऑन अ ट्रिप टू अमेरिका। तो जाने के पहले उनके ऑफिसर्स उनके पास गए और कहा सर यू आर गोइंग टू अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम? बोला यस। बोला सर हाउ अबाउट कम्युनिकेटिंग विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट इंग्लिश सर? बोला माय गॉड आई डू नॉट नो इंग्लिश। तो उनके ऑफिसर्स ने कहा सर आपने सुना नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से इंग्लिश में बातें करेंगे सर बहुत अच्छा इंप्रेशन बैठेगा। बाबा आई डू नॉट नो इंग्लिश। तो उनके ऑफिसर्स ने कहा सर देश के खातिर 1-2 सेंटेंस रट सकते ना? बोला हाँ देश के खातिर रट सकता हूं। बोलो क्या रटना है? बोला वेरी सिंपल सर, जैसे आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलेंगे यू शुड आस्क अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हाउ आर यू। तो वो जवाब देंगे आई एम फाइन। इन टर्न ही इज गोइंग टू आस्क अ लॉजिकल क्वेश्चन हाउ आर यू, तब आप जवाब देना सेम एज यू सर। 1-2 सेंटेंसेस देश के खातिर रट सकते ना? बोला देश के खातिर जरूर रटूंगा। अब रटने लगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। बहुत स्ट्रेस हो रहा था, पहली बार इंग्लिश बोल रहे हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। As his motorcade was traveling towards the White House, how are you, how are you, how are you। जैसे ही व्हाइट हाउस में एंट्री की, he saw the American president walking, how are you, how are you। और जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट सामने पहुंचे, हमारी जापानीज प्रेसिडेंट का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया कि हमारे जापानीज प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ आर यू पूछ बैठे हु आर यू। अमेरिकन प्रेसिडेंट का वाह, मेरे अमेरिका में आके, मेरे व्हाइट हाउस में आकर मुझसे पूछता हु आर यू। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगा मे बी आई हैव नॉट हर्ड हिम प्रॉपर्ली, तो उन्होंने एक फेस लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज दिया कि आई डिडंट गेट यू प्रॉपर्ली। एंड फेस लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज एनीबडी कैन गेट। द जापानीज प्रेसिडेंट गॉट द क्लू, ही शाउटेड एट हिज टॉप ऑफ हिज वॉइस हु आर यू। दैट वाज द लिमिट ऑफ इंडिसेंसी। एट दैट टाइम मिस्टर बिल क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उन्होंने भी बहुत जोर से चिल्लाकर कहा आई एम द हस्बैंड ऑफ हिलरी क्लिंटन, हु आर यू? एंड द जापानीज प्रेसिडेंट रिप्लाइड सेम एज यू सर। और फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं, जो यहां बैठकर बहुत जोर से हंसे ना, यू हैव डन ग्रेट सोशल सर्विस टू योर हार्ट। यस, क्यों कहते लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हमें से कितनों ने नॉर्मन कजिन्स का नाम सुना होगा? NORMANCOUSINS, द एडिटर ऑफ द सैटरडे रिव्यू फॉर ओवर 35 years, was diagnosed with a painful and degenerative tissue disease for which there was no cure. डॉक्टर्स ने कहा बहुत जल्दी मर जाओगे। नॉर्मन कजिन्स ने कहा डॉक्टर अगर मरना ही है तो क्यों ना हंसते हंसते हम मरे। He checked out from the hospital, वो अपने घर में गए। एवरी डे ही वॉच्ड कॉमेडीज, टॉम एंड जेरी, लॉरेल हार्डी, चार्ली चैपलिन, हंसते रहे हंसते रहे। He slowly returned to full time work. नॉर्मन कजिन्स ने 2 किताबें लिखी है। The first is The Healing Heart and number 2 is The Anatomy of an Illness.
और नॉर्मन कजिन समरी में कहते हैं, इट्स नो लाफिंग मैटर, लाफ एट द लाइफ, लाफ एट द ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ लाइफ। जीवन की जो ऊपर नीचे जब परिस्थिति होती है ना, तब भी आप उसको आनंद से लो, ऑटोमेटिकली हमारा हेल्थ इतना ना अच्छा हो जाएगा। नॉर्मन कजिन्स लिखते हैं कि एक छोटा बच्चा दिन में 300 बार हंसता है, और हम बड़े लोग क्या दिन में कितनी बार हंसते हैं? सर याद ही नहीं है सर, इसके पहले हमने कब हंसा था, है ना। थैंक्स टू अवर मैनेजमेंट कि उन्होंने हमें यहाँ बुला लिया, हम थोड़ा हंस तो सके यहाँ पर, यस, है ना। इसलिए हमारे इस विद्यालय में ये बहुत अच्छी तरह हर दिन बताया जाता है। हमको ईश्वर कहते हैं कि बच्चे हमेशा आपका चेहरा हर्षित मुख रहो, हमेशा खुशी में रहो, and automatically that gets reflected onto your personality and to your face. अच्छा, मैं इस बात को महसूस करता हूं कि ये जोक स्टोरीज it just acts as a first aid mechanism, लेकिन अगर हमेशा हमें खुशी में रहना है तो क्या करना होगा? Can we change our blood group to B positive? फ्रेंड्स, हमारा रिसर्च ये कहता है कि जो लोगों के ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, they're always smiling. आप में से कितने हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है? हाँ, स्माइलिंग, वो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, गुड। अच्छा, ऐसा है हमारे कितने फ्रेंड्स है ऑडियंस में जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं है? हाथ उठाइए। हाँ, तो एक काम करिए, हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल, तो वहाँ इमीडिएटली एडमिट हो जाइए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दीजिए। और जैसे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे और जैसे आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो जाएगा ना, आप ऑटोमेटिकली महसूस करेंगे कि आप 24 घंटे मुस्कुरा रहे हैं, सोते सोते भी आप मुस्कुराएंगे, राइट। तो ये आप जरूर आपके अपने इटिनरी में इन्वॉल्व करना। अच्छा, now what do I mean by be positive? Don't get me wrong, don't misunderstand me. It is nothing to do with the blood group. It means be positive in our life. हमारा एटीट्यूड सकारात्मक होना चाहिए, है ना। तो जो लोग ब्लड बी पॉजिटिव नहीं है, हाँ, थैंक यू वेरी मच सर, है ना, चलो आपने हमें बचा लिया। यस, इट आवर एटीट्यूड शुड बी वेरी वंडरफुल, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैं एक बार एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक रिपोर्टर को बच्चों के पेंटिंग कंपटीशन में बुलाया गया। जब वो वहां गए तो देखा छोटे छोटे बच्चे ना पेंटिंग कर रहे थे। जब सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो रिपोर्टर ने देखा 10 वर्ष के बच्चे को एक व्यक्ति स्टेज पर लेकर जा रहे हैं। तो रिपोर्टर को लगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो नीचे आए तो रिपोर्टर ने उस लड़के से पूछा, एनी प्रॉब्लम विथ योर लेग्स, क्योंकि उसको कोई उठाकर लेकर जा रहे थे टू रिसीव द सेकंड प्राइज। तो पूछा, आपके पैर में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो 10 वर्ष के बच्चे ने कहा, मैडम वन ऑफ माई लेग इज एम्प्यूटेड, मेरा एक पैर काट दिया गया है। बोला, आई एम वेरी सॉरी, कैसे हुआ? बोले, जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम। तो रिपोर्टर ने पूछा, मैं एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी कि आपकी उम्र के बच्चे कितना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष का बच्चा हु स्टेज इन मलाड मुंबई, उनका क्लासिक जवाब था, मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। करेक्ट? कैन आई लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10-year-old बॉय? एंड एक्चुअली ये जो है ना तस्वीर, आई डाउनलोडेड इट फ्रॉम द इंटरनेट। Actually, this girl is suffering from the last stage of cancer. She's a cancer patient. लेकिन देखो, उन्होंने एक मुखौटा पहना है of smiling. आज मेरे लाइफ में भी अगर मुझे थोड़ा, क्योंकि आई एम अ मोटिवेशनल ट्रेनर, है ना, हमें सबको मोटिवेट करना होता है, लेकिन खुद चार्ज करना बहुत जरूरी है। अगर एज अ मोटिवेशनल ट्रेनर आई माई सेल्फ एम नॉट मोटिवेटेड, हाउ डू आई चार्ज अदर्स, है ना। इसलिए मैं क्या करता हूं, अपने सपोज मुझे थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होता है तो 1-2 महीने में मैं अपने सारे अपॉइंटमेंट साइड में रखता हूं एंड आई विजिट टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। और वहां छोटे छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करता हूं, फाइटिंग विद द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, बट लेकिन जीवन के प्रति इतना विश्वास है उनको सुप्रीम सर्जन पर, विश्वास है उनको डॉक्टर्स पर, विश्वास है उनको मेडिसिन पर। और उन बच्चों को देखकर मुझे ये एहसास होता है कि स्वामी भाई, अगर ये छोटे बच्चे फाइटिंग विद द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर अगर इतने खुशी में रह सकते हैं, तो अरे प्रोफेसर स्वामीनाथन, तुम तो परफेक्टली नॉर्मल हो। यू डोंट हैव अ लाइसेंस टू बी सैड इवन फॉर अ सिंगल सेकेंड। आपको दुख होने का लाइसेंस 1 सेकेंड के लिए भी आपको नहीं मिलता है, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। We ought to be very, very positive attitude. So that is the quality of action. Now the last is the quality of vision. Friends, अभी तक जो भी मैंने बताया, आप अग्री करें या डिसअग्री करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन अभी मैं आपको 3 परम सत्य मैं बताना चाहता हूं। एंड थैंक्स टू द ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय जो 3 परम सत्य से मुझे अवगत कराए। कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन इस जीवन रूपी यात्रा में चलते चलते ये सिंपल बातों से हम दूर हो जाते हैं। कौन सी 3 बातें हैं? पहली बात, आप इस पर जरूर गौर करना, इट कैन नॉट बी डिबेटेबल, इट इज एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ लाइफ। द फर्स्ट थिंग,
I have come here in this world, I certainly have to go back. मैं इस धरती पर आया हूं तो एक दिन मुझे वापस जाना है. करेक्ट. बॉम्बे में ना मैंने देखा लोगों को रिटर्न टिकट लेने की बहुत आदत होती है. बोरीवली रिटर्न, दादर रिटर्न, गोरेगांव रिटर्न, है ना. लेकिन हम ये भूल जाते हैं, इस जीवन रूपी यात्रा में चलते चलते हम भूल जाते हैं कि हम सब के पास रिटर्न टिकट है. वन डे वी हैव टू गो बैक. अगर आपको यहां पे ज्ञान सरोवर में आना था ना, तो अगर आपकी रिटर्न टिकट कंफर्म नहीं होगी तो आप सर को बोलेंगे सर मेरी रिटर्न टिकट कंफर्म नहीं हो, मैं नहीं जाता हूं. क्योंकि रिटर्न टिकट वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट इट. मैं यहां पर आया हूं, मैंने ये कंफर्म करके आया हूं कि माय रिटर्न टिकट इज कंफर्म. अगर कंफर्म नहीं होगी तो इमीडिएटली वीआईपी कोटा के लिए पुटअप करूंगा. क्योंकि रिटर्न टिकट के लिए हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं. लेकिन इस जीवन रूपी यात्रा से भी हमें एक दिन वापस जाना है. वो रिटर्न टिकट के बारे में भी हमें विचार करना है. नंबर 1. नंबर 2, अकेले आया हूं, अकेले जाना है. और तीसरा है खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ हमें वापस जाना है. एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ लाइफ है. तो जब ये परम सत्य हमको समझ में आ जाता है तो धीरे धीरे हमारा विजन एक बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक हो जाता है. अब जब हम कहते हैं मैं इस धरती पर आया हूं, मुझे वापस जाना है, मतलब कौन आया है और किसको जाना है? वो जो आपने यहां पर विद्यालय में देखा होगा, जब तक गाड़ी में ड्राइवर है गाड़ी चलती है, जैसे ही ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाती है. उसी तरह ये शरीर भी एक बहुत सुंदर गाड़ी है. जब इसमें ड्राइवर, कौन है ड्राइवर? वाओ, व्हाट अ गुड ग्रास्पिंग पावर, एकदम सीख गए, वेरी गुड, है ना. आत्मा, सोल, रूह. और जब ये शरीर में प्रवेश करती है तब उसको जीवात्मा कहते हैं. ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग अर्थात इसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति. तो जब हम पर्सनालिटी की बात कहते हैं, अक्सर करके लोग क्या समझते हैं? एक्सटर्नल पर्सनालिटी, हाउ डू आई ड्रेस, दिस, दैट इज वेरी मच देयर, नो डाउट अबाउट इट. बट मोर इंपॉर्टेंट देन दैट इज अ इनर पर्सनालिटी. आंतरिक पर्सनालिटी को हमें ठीक करने से ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल पर्सनालिटी वुड बी वेरी वेरी गुड. मदर टेरेसा वंडरफुल पर्सनालिटी है. कोई भी मदर टेरेसा के पास जाएंगे तो आप महसूस कर सकते हैं दैट्स देयर इनर पर्सनालिटी. अब हमारे बड़े दादियों दीदियों से मिलो, दैट्स एन इनर पर्सनालिटी. हमारे अलौकिक बाबा, ब्रह्मा बाबा, वेरी मैग्नेटिक पर्सनालिटी, सिंपल ड्रेस पहनते थे वो. लेकिन जब भी वो जिसके पास जाते थे, ही हैड अ वेरी वंडरफुल, टेरिफिक, मैग्नेटिक पर्सनालिटी. चेहरे में इतनी ग्लो थी, दिव्यता थी, आंखों में इतनी रूहानियत थी हमारे ब्रह्मा बाबा में. अब जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स को देखेंगे, दे हैव दैट पर्सनालिटी. एक आकर्षणमय वो व्यक्तित्व बन जाता है. क्यों? बिकॉज दे वर्क मोर ऑन द इनर पर्सनालिटी rather than the external personality, and that is what is very very important. अच्छा, अब लास्ट स्लाइड is what we speak about quality circle. अब हम ऐसे क्वालिटी पर्सनालिटी कैसे हम बना सकते हैं? इसके लिए कौन सी क्वालिटी सर्कल में हमें आना है? नंबर 1 है अच्छे किताबें पढ़िए. एंड दैट आई नीड नॉट टेल इन नेटवर्क मार्केटिंग. आप में तो मुझे पता है बहुत सारे बुक्स और केसेट्स का तो बहुत रहता है. तो दैट इज वेरी मच राइट. वी ऑट टू रीड गुड बुक्स. लेकिन एक दो बुक्स को मैं आपको प्रिस्क्राइब करूंगा. अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आप जरूर पढ़ना. द फर्स्ट बुक विच आई वुड लव टू प्रिस्क्राइब इज द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, रिटन बाय रॉबिन शर्मा. कितनों ने ये किताब पढ़ी है? हाथ उठाइए. यस, गुड, है ना. द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, ये किताब पढ़ना. द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, रिटन बाय रॉबिन शर्मा. हाँ जी, मॉन्क, MONK, मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी. हाँ, हिंदी में भी है मेरे ख्याल से, आ गया है, आप जस्ट चेकआउट करना. बस ये किताब की एक प्रॉब्लम है कि जब आप स्टार्ट करोगे, जब तक वो किताब खत्म नहीं करोगे आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हो. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम विद दिस बुक. इतनी अच्छी किताब है. नंबर 1. नंबर 2, एक किताब सेम रॉबिन शर्मा का मैं प्रिस्क्राइब करूंगा. हु वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई. हु वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई, मतलब क्या है ना. जब मेरे हाथ में ये किताब लगी, मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट के रूप में दिया. जब मैंने किताब लेगी तो मैं इसमें लिखा था कि आप मरने के बाद कौन रोने वाले हैं. मैंने सोचा माय गॉड, बहुत लिस्ट होगी, लंबी लिस्ट होगी. एंड आई वाज वेरी क्यूरियस कि भाई मैं मरने के बाद कौन कौन रोते हैं, जरा देखते हैं. लेकिन रॉबिन शर्मा ने इतनी अच्छी किताब लिखी. उन्होंने कहा है सफलता का मापदंड, उन्होंने बताया उस किताब में. सफलता का मापदंड अर्थात अ पर्सन इज सक्सेसफुल और नॉट, हाउ डू यू फाइंड आउट, इज देयर अ बैरोमीटर. तो उन्होंने बहुत अच्छा बैरोमीटर कहा है. उन्होंने कहा है कि जब हम मृत्यु के बहुत नजदीक रहेंगे और अगर हमने अपनी लाइफ को रिवाइंड कर कर अगर यह विचार आया
कि मैंने अपने लाइफ में क्या पाया, क्या खोया, अगर यह थॉट प्रोसेस आ गया तो आई एम अ टोटल फेलियर। लेकिन मृत्यु के पहले अगर यह संकल्प आया कि माय गॉड माय लाइफ वाज सो वंडरफुल, सो ग्रेट, अगर यह संकल्प आया, बिलीव मी यू आर अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पीपल, है ना। दैट इज द बैरोमीटर और दैट इज द मापदंड, रॉबिन शर्मा कहते हैं। इसे कहते हैं अंतमति सो गति, अंत में किस प्रकार का विचार चल रहा है। ये जो किताबें हैं इट्स मोर फोकस विद आउटसाइड एनवायरनमेंट, लेकिन मैं आपको 2-3 किताबें प्रिस्क्राइब करूंगा विच विल टेक यू टू एन इनर वर्ल्ड, जो आपको ये हमारे इस लाइब्रेरी से मिल जाएगी या बुक स्टॉल से मिलेगी। वन ऑफ द बुक यू एवरीवन शुड रीड इज द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा। द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, आप चेक करना उसको हिंदी और इंग्लिश में, द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको आंतरिक जर्नी के बारे में बताएंगे। बाह्य हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ साथ आंतरिक हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है, कैसे आत्माएं चक्कर लगाते हैं, वो सब बताएंगे। द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा। और बिलीव मी, ये बुक मैं इसलिए प्रिस्क्राइब करता हूं क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स को ये बुक पसंद आती है। दिस बुक इज रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, और उन्होंने बहुत रेफरेंसेस दिए हैं, नोबेल लॉरियट्स को कोट किया है, बड़े बड़े लॉथर्स को कोट करके उन्होंने लिखा है। ऐसे ही बस अपने विचार नहीं लिखे हैं। बहुत अच्छी किताब है द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, ये एक अच्छी किताब है। दूसरी किताब, इफ यू आर एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता और विज्ञान कैसे साथ में चलना चाहिए। इफ यू अंडरस्टैंड साइंस देन यू कैन बाय दिस बुक। और तीसरा एक पुस्तक किसी भी हालत में आप खरीद कर पढ़ना, और वो तब आपको समझ में आएगा कि पर्सनालिटी हम किसको कह सकते हैं, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। इनका जीवन कहानी आप जरूर पढ़ना, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी या आदिदेव ब्रह्मा, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। एंड द थर्ड बुक विच आई रिकमेंड इज आदिदेव ब्रह्मा। आज जो ब्रह्मा कुमारी इसका विशाल ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं, मोर देन 8,000 सेंटर्स स्प्रेड अक्रॉस 125 कंट्रीज। देखिए एक ऐसा व्यक्तित्व ब्रह्मा बाबा थे जिनके बाद भी वो विद्यालय उस विजन को लेकर कितना स्ट्रांगली जा रहा है। इवन आफ्टर मोर देन 30-40 ईयर्स के बाद भी इतनी विजन स्ट्रांग होकर चल रही, इतना ये विद्यालय प्रोग्रेस कर रहा है। कैन यू इमेजिन कि ये व्यक्तित्व कैसे होंगे। जस्ट रीड करिए और उसमें से बहुत पॉजिटिव बातें आपको मिल सकती है। नंबर 2, अगर हमें अच्छी क्वालिटी पर्सनालिटी बनना है तो संग का रंग लग जाता है। सो वी शुड बी इन द कंपनी ऑफ क्वालिटी पीपल, अच्छे लोगों के संग में रहो। और इसमें मैं उदाहरण देता हूं, द फर्स्ट विमन IPS ऑफिसर ऑफ द कंट्री। हु इज द फर्स्ट विमन IPS ऑफिसर? Dr. Mrs. Kiran Bedi. In the year 1983-84, she was in charge of the most dreaded place in India. कौन सा जगह थी? दिल्ली तिहाड़ जेल। एशियन गेम्स के बाद उनको वहां पोस्टिंग मिली, और जब डॉक्टर मिसेस किरण बेदी ने वो चार्ज लिया, उन्होंने एक ऐसा कार्य करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता है। She started transforming the hardcore prisoners and criminals. और she got associated with a large of spiritual organization, and she got associated with the Brahma Kumaris movement also. और आज भी हमें बहुत खुशी होती है बताते हुए कि ऐसे बहुत सारे जेल्स हैं जहां पर ब्रह्मा कुमारी बहनें वहां जाते हैं, वो प्रिजनर्स को राखी बांधते हैं, और वहां पर हमारे राज्यों का सेंटर्स भी काम करते हैं। और मुझे खुद भी अपॉर्चुनिटी मिली है टू गो टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ जेल्स एंड गिव दिस लेक्चर्स टू द प्रिजनर्स। और इतना वंडरफुल इफेक्ट देखा गया कि मेनी ऑफ द हार्डकोर प्रिजनर्स का जीवन परिवर्तन हो गया है। और वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल विच आई वाज टोल्ड इज डाकू पंचम सिंह, जिन्होंने राजयोग अभ्यास के द्वारा जीवन पूरी तरह परिवर्तन हो गया, एंड नाउ ही इज रिफर्ड एज योगी पंचम सिंह। देखो संघ का रंग लग जाता है। एंड बिकॉज ऑफ हर वंडरफुल जॉब, डॉक्टर मिसेस किरण बेदी वाज अवॉर्डेड द मैगसेसे अवार्ड फॉर सोशल सर्विस, एंड शी इज ऑल्सो अ रेसिपिएंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्राइज ऑल्सो। इतना वंडरफुल काम हो गया। अगर प्रिजनर्स, क्रिमिनल्स अगर अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं तो हम तो रियली वंडरफुल क्वालिटी पर्सनालिटी बन सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज मेक गॉड योर क्वालिटी एडवाइजर। ईश्वर को अपना क्वालिटी एडवाइजर बनाओ, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे जो आप सीख रहे हैं ना, राजयोग, जिस तरह वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना, और वो परमात्मा को सबसे अच्छा एडवाइजर बनाओ।